दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कालको में स्वागत है। मैं अब आपको केमिस्ट्री 12th का पहले चैप्टर से एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा और एकदम पूरा हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आज का हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, इकाई फर्स्ट है, एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाऊँगा, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा एडवांस भी पढ़ाऊँगा जिससे क्या होता है क्या होगा आप अधिक पढ़े रहेंगे, देखिए अधिक पढ़े रहेंगे, भूलने के बाद आप याद रखे रहेंगे काफ़ी चीज़ें फिर भी, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था, ठीक है? तो ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे हम कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है? फिर पदार्थ को क्या कितने भागों में बांटा गया है, तो उसमें हमारा क्या आएगा, ठोस अवस्था, ठीक है? तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आज का हमारा चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग समझिए, द्रव्य पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है? द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। होता क्या है, ठीक है? प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है एवं जिसे पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह क्या कहलाएगा, द्रव्य पदार्थ या मैटर कहलाएगा। क्लियर हुआ? देखिए, तो हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, पानी, हवा, कुछ भी है, वो हमारा क्या है, द्रव्य है, पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि वह कुछ ना कुछ स्थान घेरी, ठीक है? जैसे मैंने वहां पर कहीं पर मेज पर मान लेते एक किताब रख दिया, ठीक है? और किताब क्या करेगा, मेज पर किताब की आकृति का क्या कर लेगा, स्थान घेर लेगा, ठीक है? ऐसे हमारा क्या है, जैसे पानी है, किसी गिलास में रख देते हैं, तो पानी जब हम गिलास में रखते हैं तो गिलास का जो स्थान है वो ग्रहण कर लेगा, ठीक है? और वहां पर कुछ रख सकते हैं, मैटर, कोई पदार्थ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ठीक है? अब हवा हो गया, हवा को क्या करेंगे, हमारा धुआं हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो किसी कमरे में है तो क्या करेगा, पूरे कमरे को भर देगा, स्थान घेर लेगा। क्लियर हुआ कैसे स्थान घेर रहा है? अब हम जब देखेंगे तीनों कोई भी जैसे कुर्सी, मेज हो गया, पानी हो गया, सबको हम क्या सकते हैं, नाप सकते हैं, उसका द्रव्यमान बता सकते हैं, कितना भार है उसका, ठीक है? और उसे हम पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। मतलब क्या है, हमारे पांच ज्ञानेंद्रिय क्या है, आँख, ठीक है? फिर क्या है, नाक है, मुंह है, जिह्वा है और त्वचा है। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें क्या होगा, हमें देख के पता चलेगा, कुछ चीजें हमें क्या होगा, सूंघ कर पता चलेगा, कुछ चीजें देख कर पता चलेगा, ठीक है? कुछ चीजें ऐसे क्या होगा, हमें पता चलेगा, ठीक है? तो ये पांच ज्ञानेंद्रिय समझ में आया है। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ कहलाएगा। मतलब हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। क्लियर हो गया? जैसे हमारा एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण में जल, वायु, लकड़ी, कांच, इनको क्या कर सकते हैं, अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। मतलब आंखों द्वारा देख कर बता सकते हैं, जल है, छू कर भी बता सकते हैं, ठीक है? वायु हो गया, वायु को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हवा चला, हमारे त्वचा में क्या हुआ, हवा का अनुभव हुआ, तो हम त्वचा द्वारा बता सकते हैं। ऐसे लकड़ी है, लकड़ी को देख कर हम बता सकते हैं, छू कर बता सकते हैं, कांच को भी छू कर बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं ना? तो मतलब द्रव्य पदार्थ क्या होता है, जिनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा द्रव्य कहलाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको द्रव्य पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन मैं आपको कितनी अवस्था पढ़ाऊंगा, पांच अवस्था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, मैं अधिक पढ़ाऊंगा ताकि भूलने के बाद आपको जितना आवश्यक है उतना याद रहे। क्लियर हुआ? तो देखिए, पहला अवस्था क्या है, ठोस, दूसरा हमारा द्रव है, तीसरा हमारा क्या है, गैस है, और चौथा हमारा क्या है, प्लाज्मा। ये आपको नया लग रहा होगा, ठीक है? मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या है, हमारा बोस है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है? जो यहाँ इनमें से पांचों में से आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा ठोस है। क्या है? ठोस। तो इनमें से हमें क्या करना है, इन चारों को नहीं पढ़ना है, इनके बारे में हम जानते हुए चलेंगे आखिर होता क्या है। ठोस अवस्था को जो है पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं पहले ठोस अवस्था क्या होता है। देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं, ताप तथा दाब की विभिन्न परिस्थितियों पर मुख्य रूप से पदार्थ पांच अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है? तो हमारा पहला क्या है, सॉलिड है, ठीक है? तो सॉलिड हम समझते हैं, सॉलिड को पहले हम समझते हैं इसका परिभाषा। देखिए, हमारा क्या है, पहला ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होता क्या है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिनमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था, ठीक है? लोहा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, ये सब क्या है, हमारे ठोस अवस्था के उदाहरण है, ठीक है? मतलब जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। मतलब लोहा को कहीं पर भी रख दो, उसका आकार नहीं बदलेगा, ठीक है? किसी भी पात्र में रख दो, कैसे भी पात्र में रख दो, ठीक है?
फिर उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक जगह गए उसके आयतन को नापे, फिर दूसरे स्थान पे ले जाकर नापे तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे ये हमारा कोई वस्तु है जो कि क्या है, हमारा ठोस है, ठीक है। अब इसको आप कहीं पर भी रखिए, किसी भी पात्र में रखिए, कैसे भी रखिए, इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, अभी इसके बारे में मैं डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं गैस अवस्था। अब देखिए हमारा द्रव अवस्था हम पढ़ेंगे अब, और गैस अवस्था इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द्रव अवस्था होता क्या है। अब पहले हम द्रव अवस्था का डिफिनीशन समझेंगे, डिफिनीशन क्या होता है। देखिए द्रव अवस्था का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाती है। अब बात आ रही है द्रव क्या होता है, मतलब ये कैसे डिफिनीशन है, आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार नहीं निश्चित रहेगा, तो समझिए। जैसे हमारा जल है, मैंने पहले क्या रखा, एक कटोरी में रखा, ठीक है, किसी एक कटोरे में रखा। अब उसी जल को हम क्या किए, एक गिलास में रख दिया, ठीक है। अब देखिए पहले कटोरी में था तो कटोरी का आयतन कर लिया, ग्रहण कर लिया। फिर मैंने जब गिलास में रखा तो गिलास का आकार धारण कर लिया। तो ध्यान से देखिए, पहले कटोरे में था, कटोरे का आकार ले लिया, ठीक है। फिर मैंने गिलास में रखा तो गिलास के आकार का ले लिया, गिलास का आकार ले लिया। तो देखिए, तो यहाँ पर कह सकते हैं आकार निश्चित नहीं होता, पहले कटोरे का आकार का ले लिया, उसका आकार हो गया था, फिर किसका हो गया, गिलास के आकार का, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर दोनों के द्रव को निकाल कर नापा जाए तो दोनों क्या आएगा, समान आएगा, मतलब उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, क्लियर हो गया। देखिए, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जल, मिट्टी का तेल और दूध। इसको आप किसी भी पात्र में रखिए, ठीक है। अगर जैसे पहले कटोरे में रखते हैं तो कटोरे का आकार ले लेगा, फिर गिलास में रखेंगे गिलास के आकार को ले लेगा, मतलब जिसमें रखेगा उसके आकार का में ढल जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जबकि हमारा आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि अलग अलग पात्र में रखने के बाद उसे हम नापेंगे फिर निकाल कर, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा समान आएगा। तो हमारा कह सकते हैं कि आयतन जो होता है निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम मुझे उड़ेल कर किसी और पात्र में रखेंगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन जब उसे हम नापेंगे इस लिक्विड को, द्रव को, तो क्या आएगा, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा गैस अवस्था क्या होता है। अब गैस अवस्था में क्या होगा, जैसे सिलेंडर में गैस भरा जाता है तो वो अधिक मात्रा में रहता है, लेकिन उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो ध्यान सुनिए पहले, जो गैस में क्या होता है, उसे गैस को क्या करते हैं, गैस जैसे अगर हम एक कमरे में, जैसे कमरे में रखते हैं तो कमरे का आकार ले लेता है, ठीक है। किसी अन्य बर्तन में रखते हैं तो उसका, जैसे कोई अन्य डिब्बा उब्बा कुछ ले लेते हैं उसमें हम रखते हैं तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब वो जिस पात्र में जाएगा, जिस जगह में जाएगा, वो पूरे स्थान को क्या कर लेता है, घेर लेता है, ठीक है। तो उसका आयतन तो बदल गया है क्योंकि वो पूरे स्थान को भर दे रहा है, ठीक है। अब उसको नापा जाएगा तो क्या होगा, जैसे लगेगा बहुत अधिक घेर लिया है, जैसे जगह स्थान घेर लिया ज्यादा ना, जब ज्यादा स्थान घेर लिया तो उसका आयतन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन वो और ये हो गया, एक बात क्लियर हो गया। अब आकार की बात हम देखते हैं, अब वो देखिए कमरे में गया तो कमरा का आकार ग्रहण कर लिया, ठीक है। किसी डिब्बे में गया होगा अगर तो डिब्बे का आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब गैस का जो होता है आयतन आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन बर्तन के आकार के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कमरे में रख दिया तो कमरे का आकार ले लिया, ठीक है, और आयतन उसका क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ज्यादा स्थान के लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे एक डिब्बे में रख लिया, ठीक है, कंप्रेस करके हम रख सकते हैं गैस को, ठीक है, दबा कर, दाब के प्रभाव के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा आयतन कम हो जाएगा, कम स्थान घेर लेगा और आकार में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं गैस का जो होता है आयतन आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, वायु हो गया, धुआं हो गया, जलवाष्प हो गया, कोयले की गैस हो गया, ठीक है। अब ये जैसे मान लेते हैं वायु है, अभी मैंने वायु क्या है, एक कमरे में है तो पूरे कमरे को भर देगा, ठीक है। अब मैंने उसको कंप्रेस करके क्या करी, किसी डिब्बे में भर लिया, अब उसका आयतन क्या हो गया, बदल गया, आकार में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो हम बोल सकते हैं गैस का जो होता है आयतन आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखो पदार्थ की जो हमारी चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है, जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको ज़्यादा कोई लोग मतलब पढ़ाते भी नहीं है और आप लोग सुने भी नहीं होंगे। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ आखिर जो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है वो होती क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये जो प्लाज्मा होते है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देती है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। देखिए
प्लाज्मा एक नर्म आयनित गैस है जिनमें धनात्मक आयनों और ऋणात्मक आयनों की लगभग संख्या बराबर होती है। प्लाज्मा की विशेषताएं सामान्य गैसों से काफी अलग है, इसलिए प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। उदाहरण के लिए पहले प्लाज्मा विद्युत रूप से आवेशित कणों से बने होते हैं, इसलिए वे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से काफी प्रभावित होते हैं, जबकि सामान्य गैस ऐसा नहीं करते हैं। प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता को क्या कहेंगे, प्लाज्मा को विद्युत चालक बनाती है। ठीक है। गैस की गैस की तरह प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता है, लेकिन गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह एक फिलामेंट पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है। ठीक है। तो समझिए, देखिए, अगर हम ठोस को गर्म करेंगे किस में परिवर्तन होगा। जैसे हम ठोस में क्या लेते हैं, चलिए बर्फ लेते हैं, क्या लेते हैं, बर्फ लेते हैं। ठीक है। अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं किस में बदलेगा, द्रव में। किस में बदलेगा, द्रव में। अब द्रव को जब गर्म करेंगे किस में बदलेगा, गैस में। हम्म। अब अगर पूछेंगे गैस को अगर गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, आप कहेंगे बस गैस में ही बदलेगा, इसके अलावा नहीं बदल सकता है। तो गैस में जब हम गर्म करेंगे अधिक ताप पर, तो क्या होगा, गैस में जो होगा, जो हमारा क्या रहेगा, पार्टिकल रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या पार्टिकल रहेगा ना, वो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। मतलब वो आयनित हो जाएगा। हमारा जो गैस है वो आयनित हो जाएगा। आयनित होने का मतलब क्या है, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। ठीक है। जब धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर उधर भागने लगेगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा तो उसमें अगर विद्युत का प्रवाह करेंगे, विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है। देखिए, धनावेश हो जाता है, ऋणावेश में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा विद्युत का फ्लो होने लगेगा। मतलब फिर से समझिए ध्यान से, अगर ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को बदलेंगे तो गैस में बदलेगा। अब जब गैस को हम गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, हमारा प्लाज्मा में बदलेगा। किस में बदलेगा, प्लाज्मा में बदलेगा। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आखिर प्लाज्मा क्या होता है। चलिए आप एग्जाम्पल देकर समझिए। देखिए, आकाशीय बिजली। अब आकाशीय बिजली क्या है, हमारा जो है प्लाज्मा का उदाहरण है। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, आकाश में आप लोग जानते हैं बादल होते हैं। बादल क्या करते हैं, एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनके बीच घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो उनके बीच देखते हैं आप लोग, बरसात के समय बिजली चमकती है। तो वो बिजली क्या होती है हमारी, वो प्लाज्मा होती है। क्लियर हो गया प्लाज्मा क्या होता है। अब जैसे हमारा लाइट होते हैं, लाइट होता है, जो हमारा जो लाइट होता है क्यों जलता है, किसके कारण जलता है, प्लाज्मा के कारण जलता है। ठीक है। ऐसे सोडियम लाइट हो गया। ठीक है। ऐसे सौर पवन हो गए। ये सभी क्या होगा, प्लाज्मा के कारण ही संभव होते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। फिर से अगर आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए। जब ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, जब द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, गैस को जब हम गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, प्लाज्मा में बदलेगा। ठीक है। और गर्म करने पर वो क्या हो जाएगा, हमारा जो गैस है वो आयनित हो जाता है। ठीक है। धनावेश और ऋणावेश में बदलने लगता है और इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा वो चालन की अवस्था में आ जाता है। चालन की अवस्था में आने पर वो क्या होगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, काफी प्रभावित करते हैं। पूरे थ्योरी में यही मैंने लिखा है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, आकाशीय बिजली हो गया, नियॉन लाइट हो गया, सोडियम लाइट है, ये सभी है। ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको मैंने समझा दिया, आप याद मत करिए, बस इसको समझ लीजिएगा आखिर होता क्या है, ताकि कभी कंपटीशन में आए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सके। प्लाज्मा क्या होता है, क्वेश्चन आ जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो ऑप्शन दिया रहेगा प्लाज्मा। आप कहेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, ये तो नहीं जानते प्लाज्मा होता है, तो आप गलत कर देंगे। ठीक है। तो जानते रहें चौथी अवस्था क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का अगर पूछेगा एग्जाम्पल क्या है, तीन चार इधर घुमा फिरा के दे देगा, दो तीन ही घुमा फिरा के दे देगा, फिर हमारा चौथा ऑप्शन इनमें से दे देगा, आप सोचेंगे ये भी नहीं होगा, तो आप उनमें से उल्टा सीधा टिक लगा देंगे। तो आप लोग समझ लीजिए प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है। अब चलते हैं हमें अगली तरफ। पांचवा हमारा क्या है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए, जो बोस है, सत्येंद्र बोस, मतलब ये वैज्ञानिक थे, और ये आइंस्टीन क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है। जो सत्येंद्र बोस थे वो आइंस्टीन को एक पत्र लिखे, उसमें बताएं कि हमारा जो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है, ये होती है, मतलब पांचवी अवस्था के बारे में वो बताएं। ठीक है। तो बाद में जब इनके बारे में पूरा जानकारी थोड़ा बहुत हुई, तो उस जो पांचवी अवस्था है उसका नाम क्या रखा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पांचवी जो अवस्था है इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा। ये दो वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों मिलकर क्या किए थे, इसका रिसर्च किए थे, इसकी खोज किए थे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये होता क्या है।
तो देखिए बोल्ड तो देखिए बोस आइंस्टाइन द्रव, यहाँ पे द्रव होगा, द्रव या बोस आइंस्टाइन संगणित, ठीक है। पदार्थ की अवस्था जिसमें बोसान, ठीक है, बोसान क्या है मैं बता रहा हूँ, बोसान की तनु गैस को परम शून्य 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस के बहुत निकट के ताप पर ठंडा कर दिया गया जाता है। आपको नहीं समझ में आया वो तो मैं समझाता हूँ। देखिए बोसान क्या होता है, पहले बोसान सुनिए। देखिए एक होता है हमारा फर्मियन। फर्मियन क्या होता है, फर्मियम, फर्मियम क्या होता है, जैसे हमें पाउली अपवर्जन का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। पाउली अपवर्जन का नियम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। फिर से सुनिए, फर्मियम में मतलब क्या होता है, पाउली अपवर्जन का नियम आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। जब समान नहीं होंगे तो क्या करेगा, फर्मियम कहलाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन अगर यही किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चारों इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्याओं के मान, ठीक है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, अगर हमारा क्वांटम संख्या का मान दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, क्वांटम संख्या का मान समान नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्मियम होगा। अगर समान हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हम बोसान कहलाएगा। फिर समझिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान पाउली अपवर्जन के नियम से समान नहीं है तो क्या कहलाएगा, फर्मियम कहलाएगा, फर्मियम। और अगर हमारा दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बोसान कहलाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे क्या करना है, अब क्या करना है, गैस के करोड़ों अरबों अणु रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे कण रहेंगे। अब उसमें से एक कण को हम ले लेंगे। फिर सुनिए, गैस के करोड़ों कण रहेंगे, उसमें से एक कण को ले लेंगे, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, ठीक है। ठंडा कर देंगे तो उसकी क्या होगा, गतिज ऊर्जा रुक जाएगी, गतिज ऊर्जा रुक जाएगी, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा रुक जाएगी तो उस ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाएगा, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाएगा। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाएगा मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा, हमारा बोसान कहलाएगा। यही जो हमारा पार्टिकल बनेगा वही क्या कहलाएगा, बोस आइंस्टाइन संगणित अणु कहलाएगा। क्लियर हो गया, अणु मतलब पदार्थ कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं अगला देखते हैं आगे। अब देखिए, अब हम ठोस अवस्था को है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए ठोस अवस्था के अभिलाक्षित गुणधर्म, ठीक है। पहला क्या है हमारा, वे निश्चित द्रव्यमान आयतन एवं आकार के होते हैं। मतलब जो हमारा ठोस होता है उसका द्रव्यमान आयतन और आकार तीनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, बदलता नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अंतरा आणविक दूरियां क्या होती है, लघु होती है। मतलब जो हमारा ठोस होता है उनके कणों के बीच की दूरी आप लोग पढ़े होंगे, काफी पास पास होते हैं, मतलब बहुत उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, लघु होती है ना। उनके अणु क्या होंगे, काफी पास पास होते हैं। जब गैस के होते हैं उनसे दूर होते हैं ठोस की अवस्था, और सॉरी जो द्रव के होते हैं कणों के बीच की दूरी, ठोस की अवस्था थोड़ा ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब गैस की क्या होती है, बहुत ही ज्यादा ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ठोस अवस्था होते हैं उनके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अंतराणविक बल प्रबल होता है। अब ठोस अवस्था में क्या होते हैं, जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, वो एक दूसरे क्या कहते हैं, अधिक बल से पकड़े रहते हैं। क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखिए, कह रहा है उनके अवयवी कण परमाणु अणु आयनों की स्थिति निश्चित होती है और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं। मतलब अगर हम कोई ठोस पदार्थ लेते हैं उसको पीटते हैं तो उसके जो कण हैं अपने चारों तरफ दोलन करते रहते हैं, चारों तरफ, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। समझ आया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट क्या है, वे असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं। मतलब अगर हमारा कोई ठोस है उसको दबाना चाहे तो वो दब नहीं सकते, वो क्या होते हैं, काफी कठोर होते हैं और असंपीड होते हैं, मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ तक आपको पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए जो ठोस अवस्था है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण में ठोस दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। तो ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वे ठोस जिनमें अवयविक कणों की त्रिविम एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात अवयविक कणों की दीर्घ प्राची व्यवस्था क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। आपको ये जानते भी निश्चित ये
ये दीर्घ जो होता है ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, आज क्या है हमारा किस्टी ठोस के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा दूसरा क्या है, आकृष्टित ठोस। आकृष्टित ठोस को देख, अब देखिए हमारा सेकंड क्या है, आकृष्टलीय ठोस। आकृष्टित ठोस क्या होता है हमारा, देखिए आकृष्टित ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, आकृष्टित ठोस बोलते हैं। और इनकी जो अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। अब हमारा किस्टी ठोस में क्या था, अवयवी जो कण थे उनकी निश्चित और नियमित ज्यामिति थी, और वे क्या थे, दीर्घ परासी थे, ठीक है। इनका क्या है, हमारा नियमित और निश्चित ज्यामिति नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती, ये क्या होते हैं, लघुपरासी। वो दीर्घपरासी होगा हमारा किस्टी, और अकिस्टलीय क्या हो जाएगा, हमारा लघुपरासी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका क्या होगा, कांच, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम समझते हैं अच्छे तरह से इन दोनों को। अब देखिए यहाँ पर जो कण है हमारा, देखिए ये बड़ा वाला कण है, फिर छोटा, ये बड़ा, फिर छोटा, ये किसका है, हमारा क्वार्टज का, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा ये निश्चित क्रम में, नियमित क्रम में, ठीक है। और ये हमारा देखिए अनिश्चित है, देखिए कहीं पर भी कोई भी कण जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, किस्टी ठोस का उदाहरण, ये क्या है, हमारा अकिस्टी ठोस का उदाहरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे काफी दूरी तक, हम ऊंचाई तक इसको जितना भी चाहे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये नियमित क्रम है, वो अच्छी तरह से पकड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जोड़ने लगे कहीं पर अगर बल कमजोर हुआ बंद, तो क्या होगा, टूट के गिर जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ा सकते। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा किस्टी होता है, क्या होता है हमारा, दीर्घपरासी होता है, ये क्या होता है, हमारा लघुपरासी होता है। अभी नहीं समझ में आया होगा, तब ये आपको मैं फिर दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए किस्टी और अकिस्टी ठोसों में अंतर विभेद करना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, आकार। आकार में क्या है हमारा, निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार, ठीक है। जो हमारा किस्टी ठोस होता है, इनकी जो ज्यामिति होती है निश्चित होती है, जबकि अकिस्टी में क्या होगा, असमाकृत होती है, मतलब अजाम, मतलब इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ठीक है। असमाकृत मतलब क्या होता है, इसके आकार में क्या होगा, समानता नहीं पाई जाएगी, क्लियर हुआ। तो अब हमारा गलनांक में क्या होता है, जो किस्टी ठोस है इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अब विदलन में देखिए, ये तेज धार वाले औजार से काटने पर क्या हो जाएगा, ये इनकी सतह क्या होती है, हमारी चिकनी होती है, जबकि इसको धारदार चाकू से काटते हैं तो इसकी सतह क्या होगा, चिकनी नहीं होगी, ठीक है। और हमारा इंथैल्पी में क्या, इसकी गलन इंथैल्पी क्या होती है, निश्चित और अभिलाक्षणिक होते हैं, ठीक है, वही गलना। अब यहाँ पर क्या होगा, इनमें गलन और इंथैल्पी में कोई निश्चित नहीं होती, इसका गलनांक इंथैल्पी जो है वो निश्चित नहीं होती, ठीक है। और दैशिकता में क्या है, ये विषम दैशिक होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हमारे समदैशिक होते हैं, ठीक है। और हमारे ये क्या होते हैं, प्रकृति इनकी कैसी होती है, वास्तविक होती है, और इनकी क्या होती है, हमारी आभासी होती है और अतिशीतिक तरह होती है, ठीक है। और हमारा अविकणों की क्या है, ये दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, ये लघुपरासी व्यवस्था होती है, ठीक है। आप तो यहाँ पर पढ़ ली। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं आखिर होता क्या है, कैसे होता है। तो देखिए पहले, देखिए इनकी जो ज्यामिति होती है, एक एक करके पॉइंट करके समझते हैं। देखिए इनकी जो ज्यामिति होती है, क्या है, होती है, निश्चित होती है। मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे, लग रहा है कि हाँ ये निश्चित है, एक क्रम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये किस्टी ठोस का उदाहरण है, कि हमारा अकिस्टी ठोस का उदाहरण है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा किस्टी ठोस होता है उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि अकिस्टी ठोस की जो ज्यामिति होती है निश्चित नहीं होती है, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड मान लेते, इसका गलनांक क्या होता है, हमारा निश्चित होता है, जबकि इसका गलनांक क्या होगा, अनिश्चित होता है। मतलब किसी ठोस को गर्म करते जाओ, ठीक है, वो एक निश्चित ताप पर पहुंचे फिर गलना शुरू हो जाए। लेकिन अकिष्ट में क्या होता है, गलेगा, मतलब उनका तापमान जो होता है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा, मान लेते हैं समदैशिक होगा, ठीक है। दैशिकता वाला देख लेते हैं। तो दैशिकता की बात करें तो ये जो होता है हमारा समदैशिक होगा, ये क्या होगा, विषमदैशिक होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, विषम दैशिक क्यों है, अब जैसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको विषम दैशिकता जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें समदैशिकता अगर समझना चाहते हैं समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, ऐसे में क्या होगा, उल्टा सीधा कण मिलेगा, इधर भी उल्टा सीधा कण मिलेगा, ठीक है। तो हम इधर बोल देंगे क्या है, समदैशिक। इसको भी आप इसमें नहीं समझ पाएंगे, ये फिगर थोड़ा, जैसे आपको फिगर ये आपको नहीं समझने में प्रॉब्लम होगा इसमें, ठीक है। तो दूसरा फिगर लेके समझाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कण हमारा निश्चित क्रम में है,
एकदम देखो ध्यान से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा जो कण है एक निश्चित क्रम में, तो ये हमारा क्या होगा, किसकी ठोस उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम ऐसे जाएंगे ए बी, तो यहाँ पर कण क्या होगा, इस प्रकार से मिल रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। और ऐसे जा रहे हैं, गोला डॉट ऐसे मिल रहे हैं। तो देखिए विभिन्न दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा कण विभिन्न दिख रहा है, अलग अलग कण दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं विभिन्न दिशा में जाने पर हमारा कण अलग अलग दिख रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा क्रिस्टल जो ठोस होता है वो क्या होता है, विषमदैशिक होता है। क्या होता है, विषमदैशिक होता है। ठीक है, जबकि अगर हमारा अकिष्ट ठोस है तो उल्टे सीधे कण होते हैं, इधर जाते हैं हमारा अलग अलग उल्टा सीधा एकदम मिलता है, इधर भी मिलता है। जब हम बोल सकते हैं यहाँ पर उल्टा सीधा कण मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कण किस क्रम में मिल रहा है, तो हम बोल देंगे वो क्या है, हमारा समदैशिक हो रहा है। समझ में आया ये। तो अब चलते हैं हम अगला। अब देखिए, अब जैसे ये हम अगर इसको काटना चाहे तो यहाँ से क्या होगा, एकदम हमारे एकदम यहाँ पर देखिए परमाणु मिलेगा, एकदम देखिए एक ही सेम मिलेगा, यहाँ से काटेंगे हमको सेम मिलेगा। तो ये क्या होगा, हमारा समविदलन होगा, मतलब चाकू से काटने पर ये क्या होता है, चिकने होते हैं। अगर हम विषमदैशिक की बात करें तो उल्टे सीधे क्रम में रहते हैं, अगर हम उसको काटेंगे तो क्या होगा, हमारा काटे पर क्या होगा, खुरदुरा हो जाएगा, तो मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, काटने पर धारदार चाकू से वो उसमें चिकनापन नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, वो विषम बदलन विदलन होते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा किष्टि संविदलन हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा विषम विदलन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कण जब यहाँ पर एक निश्चित क्रम में ऐसे जुड़े हुए तो काफी हम जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये उल्टे सीधे क्रम में रहेंगे तो क्या होगा, हम उसको ज्यादा ऊंचाई तक नहीं खड़ा कर सकते, तो हम बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, लघुप्रासी होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए ये हमारा दीवार है। अब देखिए दीवार में जो ईंट है एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं, अब इसको दीवार को हम कितना भी ऐसे जोड़ते चले जाए, ईंटों को हम ऊंचाई तक खड़ा कर सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं ये जो दीवार है हमारा क्या है, किष्टी ठोस का उदाहरण है। इसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं, किष्टी ठोस में जो कण होते हैं इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं एक निश्चित क्रम में। ठीक है, समझ आया। जबकि हमारा आकृष्टित ठोस में क्या होगा, ईंट देखिए ऐसे ही हम फेंक देंगे। ठीक है, ऐसे फेंक देंगे। अब ऐसे ऊंचाई पर रखते जाएंगे, जब एक बार ऐसे ऊंचाई पर बन जाएगा तो क्या होगा, जब ऊपर हम ईंट रखेंगे तो क्या होगा, नीचे ढलन कर नीचे गिर जाएगा, मतलब वो नीचे गिरने लगेगा। ऊंचाई पर अपना मतलब पीक पर रखना चाहेंगे वो टीक मतलब वहाँ पर वो अपने स्थान पर टिक नहीं पाएगा, तो नीचे गिरता जाएगा। तो ऐसे ही होता है हमारा आकृष्टि। आकृष्टि ठोस में क्या होता है, कण उल्टे सीधे क्रम में जुड़े रहते हैं आकृष्टि में। ठीक है, जब उनमें और कण हम जोड़ना चाहे तो क्या होगा, जुड़ नहीं पाएंगे, बल्कि वो क्या करने थे, टूटने लगते गिरने लगते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो अकिष्ट ठोस होता है वो क्या होते हैं, हमारा उसमें जो होता है लघुपरासी होता है, और किष्ट ठोस में क्या होता है, हमारा दीर्घपरासी होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो किष्टलीय आकृष्टित ठोस का जो अंतर है, ये मुख्य मेन अंतर है, इसको ध्यान समझिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है। ठीक है, ये देखिए पांचवा लिखा है, ये पांचवा नहीं रहेगा, जो इसके बाद नंबर होगा लिख लीजिएगा। तो देखिए किष्टि ठोस क्या होता है, शीतलन वक्र असतत होता है, और इसका क्या होता है, अकिष्टि ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, मतलब ये बदल रहा है, तो ये क्या हो गया, असतत हो गया। यहाँ पर क्या ऐसे घटते घटते ऐसे घूमता चला जाएगा, मतलब लगातार है, तो ये क्या हो गया, हमारा सतत हो गया। अब ये आप समझिए ये हमारा कैसे असतत हो गया, ये कैसे हमारा सतत हो गया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने एक बात लिया, इसमें क्या रखा, बर्फ, पानी नहीं रखा, बर्फ रखा। ठीक है, और यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पर यहाँ से जब मैंने गर्म किया तो बर्फ क्या होगा, पहले मान लेते हैं वो क्या होगा, हमें मालूम है पहले बर्फ है। ठीक है, अब वो क्या होगा हमारा, -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको मैंने गर्म किया तो -9 पर पहुंचा, फिर 8 पे पहुंचा, 7 पे, ऐसे घटते घटते माइनस माइनस कहाँ पहुंच गया, जीरो पे, जीरो पहुंच गया। तो मतलब यहाँ पर पहले क्या था हमारा, ऐसे घटते घटते घटते, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्राफ में, यहाँ पर क्या है, पहले 9 -10 था, ऐसे ऐसे घटते 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 कहाँ पर आ गया, जीरो पे आ गया। ठीक है, अब जीरो से अगर हम और गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक पर पहुंचेगा, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस पे बदलेगा, बनेगा, वैसे बदलते रहेगा। तो जहाँ 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ये जो हमारा बर्फ है, ये वाला जो बर्फ है वो क्या होगा, पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। अब पानी में कब तक बदलेगा, पानी में कब तक बदलेगा, जब तक वो हमारा क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से पानी में बदल ना जाए। ठीक है, मतलब पूरा बर्फ जो है पानी में बदल ना जाए। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए ऐसे ग्राफ बन जाएगा, मतलब ऐसे पूरा हमारा क्या होगा, पानी बनता रहेगा, पानी बनता रहेगा, पानी बनता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर बदल रहा है, इसे देखिए पहले यहाँ पर -10 पे ऐसे बदलता गया, यहाँ तक पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, धीरे धीरे पानी बदल रहा था, यहाँ पर पानी यहाँ पर धीरे धीरे बदल रहा था, यहाँ पर क्या होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा
ठीक है, हमारा क्या होगा, पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर हमारा क्या होगा, इससे ज़्यादा जैसे बढ़ाएंगे हमारा पानी बदलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे वक्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक बार फिर समझा दूंगा, देखिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, और हम गर्म करना शुरू करेंगे, जब पूरा यहाँ पर पानी बदल गया और गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा गर्म करेंगे, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। किसमें, भाप में। तो यहाँ पर ऐसे बदलता रहेगा तो ग्राफ ऐसे प्राप्त हो जाएगा। फिर समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले यहाँ पर क्या था, -10 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैंने जब गर्म किया, धीरे धीरे 9 हुआ, फिर 8 हुआ, 7 हुआ, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ पर पहुंच गया, 0 पहुंच गया। पहुंच गया। अब 0 से वो क्या होगा हमारा, तब तक ऐसे ताप वही रहेगा जब तक वो हमारा पूरा क्या होगा, बर्फ जो है पानी में बदल ना जाए, तो ऐसे रहेगा। हम्म अब यहाँ पर पूरा पानी बदल जाएगा। अब फिर हम गर्म करना शुरू होंगे, अब धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, जब तक गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा हमारा क्या होगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। किस में बदलना शुरू हो जाएगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। अब भाप में यहाँ पर बदलना शुरू हो जाएगा हमारा, ऐसे 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 बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यही ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, भाप को लिया, मतलब यहाँ पर गैस को लिया, अब वहाँ पर धीरे धीरे मैंने इसको ठंडा किया, ऐसे आएगा, यही ग्राफ उल्टा। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा, फिर यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, टेम्परेचर में कमी आएगा, टेम्परेचर में कमी आएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा हमारा, किसमें बदलने लगेगा, द्रव में बदलने लगेगा। फिर और टेम्परेचर से करते रहेंगे, कम करते रहेंगे, किस में आएगा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा तो हमारा क्या होगा, बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, शीतलन वक्र ये प्राप्त हो गया, और ये हमारा क्या असतत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20, ऐसे कम करते गए करते गए करते गए, जैसे हमारा क्या हो जाएगा जैसे जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा भाप में बदलना शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे हम कम करेंगे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा फिर उससे और थोड़ा कम होता चला जाएगा, हमारा क्या होगा, बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा। और हमारा क्या होगा, अवस्था परिवर्तन, बर्फ से क्या हो जाएगा, हमारा पानी हो जाएगा। ठीक है, और ये वक्र हमारा क्या हो जाएगा, सतत हो गया। तो आपको समझ में आ गया ये वक्र जो है सतत क्यों मिलता है। और जबकि हमारा क्या हो जाएगा, अस्थायी ठोस में क्या होगा, उसमें और जब उसे हम गर्म करेंगे वो क्या होगा, लगातार टेम्परेचर ऐसे बदलता रहेगा, उसमें कोई ये नहीं रहता है कि इस ताप पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा, फिर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आएगा। जैसे ठोस है वो सीधा गैस में बदलना शुरू हो जाएगा या सीधा द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, इसलिए क्या होता है, हमारा अस्थायी ठोस क्या होता है, असतत होता है। क्लियर हो गया। तो ये आपको ये पहला वीडियो ठोस अवस्था कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।